एक कपल जो अभी एक सफर पर निकले हुए हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जिस सफर पर वो अभी हैं, उसका कोई अंत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, कुछ ऐसी ही है आज की कहानी। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। सारा, जो कि हेनरी की होने वाली पत्नी है, आज वो उसे अपने पिता के घर छोड़ने के लिए जा रहा है, जो लास वेगस में है। ज्यादा समय साथ में बिताने के लिए इन्होंने ड्राइव करके जाने का सोचा, जिससे कि ये एक दूसरे को और थोड़ा जान पाएंगे। बातें करते करते ये इस सफर के मजे ले ही रहे थे कि तभी इनकी कार से कुछ टकरा जाता है, जिससे कि कार सड़क से उतरकर नीचे आ जाती है। हेनरी बाहर उतरा देखने के लिए कि कौन सा जानवर है जो टकराया है, पर वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। सारे टायर्स भी अपनी हालत में थे, तो ऐसा कुछ तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ टकराया हो। पर इन्हें फिर क्यों महसूस हुआ ये? खैर, बात को इग्नोर कर ये आगे बढ़ गए, क्योंकि हो सकता है कि ये उनका कोई वहम हो। कुछ दूर आगे जाने पर हेनरी ने गौर किया कि एक ब्लैक मस्टैंग उनके पीछे है और काफी तेजी से करीब भी आ रही है। इस बारे में उसने सारा को भी बताया, तो उसने कहा कि हो सकता है कि कोई शैतान बच्चा हो जो रेस लगाना चाह रहा हो, तुम भी अपनी स्पीड तेज कर दो। तो हेनरी ने वही किया, तो उसने भी स्पीड को तेज कर लिया। तब उसने उसे आगे का इंडिकेटर दिया, लेकिन वो उसके पीछे ही रहने के लिए आया है लगता है। इस चीज को देख वो अब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी इनके रास्ते में एक गैस स्टेशन पड़ जाता है, तो ये फौरन से उसी पर कार को रोक देते हैं, जिससे कि वो ब्लैक मस्टैंग आगे निकल जाती है। हालांकि सारा यहाँ नहीं रुकना चाहती है, क्योंकि उसे जल्दी से अपने पिता के पास जाना है, लेकिन हेनरी कहता है कि अब वो यहाँ रुक ही गए हैं तो खाना खाकर ही जाएंगे। तो सारा ने भी उसकी बात को मान लिया और दोनों अंदर बैठ गए। बातों के दौरान हेनरी ने सारा से कहा कि क्या उसे नहीं लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं शादी को लेकर? मेरा मतलब ये है कि अभी तुम्हारे पिता की तबीयत भी नासाज है, तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। पर सारा को तो उसकी ये कही बात मिर्ची जैसी लग जाती है, क्योंकि उसे अब जल्दी से शादी करनी थी। बात बिगड़ न जाए उससे पहले वहां पर वेट्रेस आती है, तो हेनरी कहता है हमें बस पानी दे दो, बाकी ऑर्डर्स हम थोड़ी देर में करेंगे। तो वो उन्हें एक वाटर बॉटल दे देती है और साथ में कुछ सिक्के भी, जिनके बारे में पूछने पर पता चला कि ये यहाँ का रिवाज है, ताकि कस्टमर्स उन सिक्कों को उस मशीन में डालकर अपना पसंदीदा गाना प्ले कर सकें। अब जब वो वेट्रेस जा रही है, तो उसने जाते जाते ये कहा कि जो मौका मिल रहा है उसे इस्तेमाल करो, वैसे भी यहाँ पे जिंदा लोग बहुत कम ही आते हैं। हेनरी ने इस बात को लगता है सुना नहीं, लेकिन हमने सुन लिया। इससे ये पता चलता है कि इस कैफे का इस कहानी से काफी गहरा रिश्ता है, पर कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब हेनरी कॉइन लेकर मशीन के पास चला गया और खुद का प्ले किया। तभी हम कैफे के बाहर उसी मस्टैंग को खड़ा देख पाते हैं। उसमें भी सेम वही गाना प्ले हो रहा था। अंदर सारा ने कैली को बताया कि ये गाना खुद हेनरी ने ही गाया है, जो सुनने के बाद वो उसकी काफी तारीफ करती है। अब दोनों ही कुछ खाना वगैरह पैक करवा लेते हैं और वहां से निकलते हैं, क्योंकि सफर लंबा था। उन्हें जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, वरना अंधेरा हो जाएगा। इस बारी कार सारा ड्राइव कर रही थी और उसकी पूरी नजर सड़क पर थी, लेकिन इस बारी एक बारी फिर से उनकी कार के नीचे कुछ आ जाता है, जो जानने के बाद तो अब इन दोनों की ही फट चुकी थी। क्योंकि सारा का कहना था कि उसकी नजर एकदम पैनी थी रोड पर और उसने देखा है कि कोई भी नहीं आया है रोड पर। हेनरी कहता है वो जाकर देखता है, शायद इस बारी कुछ आ गया हो। उधर कैफे में हम ओनर को देखते हैं, जिसके पास कैली आकर बताती है कि अभी अभी वो दोनों गए हैं यहाँ से, क्या उनके साथ भी वही करना है? तो पास बैठी एक लड़की ने कहा कि उन्हें छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। पर ओनर कहता है कि हाँ, उस लड़की के हाथ में हम चोट और आंखों में आंसू देखते हैं, जो ये साफ दर्शा रहे थे कि जरूर किसी बड़ी दुविधा से जूझ रही है वो। लेकिन वो क्या बात है ये हमें नहीं पता है अभी। खैर, वहां हम बीच सड़क पर दोनों को आपस में ही लड़ना शुरू करते देखते हैं, क्योंकि वो इस चीज से अब तंग आ गए हैं। इससे अब सारा भी इरिटेट हो गई है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि उसी जगह वापस आ गए जहां पहली बार रुके थे। पर हेनरी उसकी बात को नहीं मानता, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है। इतने में सारा की नजर पीछे खड़ी उसी ब्लैक कार पर पड़ती है। ये देख हेनरी फौरन उससे चाबियां मांगता है, लेकिन सारा इस बारी भागने के बजाय उसका सामना करने जाती है और पास जाकर शीशा नीचे करने को कहती है। पर जब उसने कार के अंदर बैठे शख्स को देखा, तो उसकी तो हालत टाइट हो गई, क्योंकि उसमें एक शैतान जैसा दिखने वाला शख्स बैठा था, जिसे देखने के बाद सारा फौरन कार में आई और तेज रफ्तार से उसे भगाने लगी, जैसे कि मानो वो रेस में है। लेकिन कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि उनकी कार का तो फ्यूल ही खत्म हो गया है, पर वो रुक नहीं सकते हैं। इसलिए उसने फिर से उसी कैफे के सामने खुद की कार को खड़ी कर दिया, जिससे कि वो काली मस्टैंग वहां से आगे निकल गई। अंदर जाते ही सारा ने फौरन कैली से कहा कि क्या हम आपका फोन यूज कर सकते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, जरूर करिए। बाहर जाकर उसने फौरन पुलिस को कॉल किया और बताया कि उनके पीछे एक कार बहुत देर से पीछे पड़ी है और उसके अंदर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी भी बैठा है। तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पर वो अभी हैं, वहां आने में उन्हें कुछ घंटे लग जाएंगे, इसलिए अभी वो जहां पर हैं वहीं रुके रहें। इस दौरान हमारे सामने एक खुलासा होता है कि जो फोन कॉल उसने किया वो पुलिस को नहीं बल्कि जॉन को लगा था, इसी कैफे का ओनर। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसका कोई खास मकसद है? इन्होंने फिर से कैली से एक कॉइन मांगा, पर इस बारी उसने वो देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार मिलता है। तब पास बैठी रूबिका ने कहा कि रुको, मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ अपनी कार से।
तभी अंदर से जॉन आया और उसे बाहर जाने से रोक लिया। उसको देख हेनरी ने अपने सारे हालात उससे शेयर किए और कहा कि सड़क पर कोई सनकी आदमी हमारा कितनी देर से पीछा कर रहा है। तो वो बोला कि हो सकता है कोई पागल होगा जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो हेनरी उस पर ही भड़क जाता है कि आपको मजाक सूझ रहा है, यहाँ वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तब ओनर उसे शांत होने को कहता है, यहाँ तक कि उन्हें यहाँ पर ठहरने की इजाजत दे देता है। कहता है कि यहाँ आप अकेले नहीं हो, हम भी आप लोगों के साथ हैं, इसलिए डरिए मत, आप सेफ हैं यहाँ। तब हेनरी पूछता है कि हम यहाँ दोबारा कैसे आ गए। तो उसने बताया कि आगे जाकर एक लूप है, तो हो सकता है कि आप उसमें चले गए हों, इसलिए वापस यहाँ आ गए। इतने में सारा बाहर से आई और बताया कि उसने पुलिस को कॉल कर दी है, वो कुछ घंटे में हम तक पहुंच जाएंगे। ये उन्हें वहीं बैठा देता है और रूबिका के बारे में बताता है कि ये हमारी डेली की कस्टमर है, पर इसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, हमें अब आदत हो गई है, आपको भी हो जाएगी। इतना कहकर वो सारा को एक कॉइन दे देता है, जिसे लेकर वो अपने डैड को कॉल करने के लिए चली जाती है। कॉल तो लग गई, पर उसके डैड दूसरी तरफ से बस इतना ही बोल पाते हैं कि वो यहीं उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इससे आगे सारा कुछ सुन ही नहीं पाई, क्योंकि वहां उनके पीछे शोर बहुत आ रहा था। इस दौरान हम जॉन को देखते हैं, जो रूबिका को कैफे के पीछे बने होटल के रूम नंबर 17 के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। पर रूबिका अभी कहती है कि वो तैयार नहीं है, पर जॉन का कहना था कि वो जितना विरोध करेगी उसके लिए ये चीज उतनी ज्यादा डरावनी हो जाएगी। पर वो तो रोते हुए बस यही कहती है कि तुम जिस जानवर को खाना खिला रहे हो उसका पेट कभी नहीं भरेगा। पर जॉन ने उसकी एक नहीं सुनी और फेंक दिया रूम नंबर 17 में और बंद कर दिया गेट बाहर से। इस तरफ इन दोनों का खाना पीना हो चुका था, इसलिए अब उसके पास मार्क यानी कि शेफ आकर बिल रख देता है। पर तभी जॉन आकर उस बिल को अपने पास रख लिया जल्दी से और कहा कि आज का खाना इनके लिए मुफ्त है। दरअसल उस बिल पर रन लिखा था, यानी कि मार्क भी उस सच्चाई को जानता है जो कि अब इनके साथ होने वाली है। सारा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जब से वो यहाँ बैठे हैं बाहर धूप ही निकली पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि मानो समय रुक सा गया है। तो जॉन कहता है कि शायद हमें थोड़े आराम की जरूरत है, सुबह से कुछ ना कुछ हमारे साथ हो रहा है। इतने में जॉन आकर बताता है कि इन लोगों का कमरा तैयार हो गया है, तो वो जाकर आराम कर लें। अब दोनों ही खड़े हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। बीच में सारा ने उससे पूछा कि क्या आपको और भी लोगों से उस काली कार की शिकायत मिली है। तो जॉन ने कहा कि सारा तुम खामखा की चिंता कर रही हो, चलो कमरे में आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ सारा को फिर कुछ अजीब लगता है। जॉन को उसका नाम कैसे पता? हेनरी तो उसे बेबी कहकर पुकारता है हमेशा। तभी उसकी नजर साइड वाले रूम पर पड़ी, जिसके अंदर उसे किसी लड़की का अक्स दिखा जो शायद मदद की गुहार लगा रही थी। ये चीज वो हेनरी को भी दिखाती है। दोनों को ही अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो वहीं जॉन बार बार उनसे कह रहा होता है कि आप रूम में आ जाओ, बाहर मत खड़े रहो, जिससे अब इन्हें समझ में आ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए ये दोनों ही फौरन कार लेकर फरार हो गए। हालांकि जॉन ने पीछा किया पर पकड़ नहीं सका। मार्क और कैली ने बाहर आकर पूछा कि क्या हुआ बॉस। तो जॉन ने गुस्से में कहा कि अगर वो दोनों बच गए तो तुम दोनों की खैर नहीं है। तब कैली कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर बॉस इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो पहले ही मर चुके हैं, इसलिए अब उनकी मदद करके कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सारा को सड़क किनारे वही काले कपड़ों वाला आदमी दिखता है, जिसके बारे में वो हेनरी को भी बताती है कि ये वही शख्स है जिसे मैंने उस काली कार में देखा था, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो हेनरी बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा शिकार हो रहा है, और ये चीज उस कैफे ओनर को भी अच्छे से पता है, लेकिन उसने हमारी मदद करने के बजाय हमारा फायदा उठाने का सोचा। दूसरी तरफ मार्क जाकर रूबिका के कमरे से उसके सामानों को बाहर लाता है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। पर जब मार्क उसके सामानों को देखता है तो उसे अपने इस काम पर घिन आती है। उसकी आत्मा अब उसे इस काम को और करने की इजाजत नहीं दे रही थी, इसलिए वो जाकर बॉस से मिला और कहा कि उसे ये काम यहीं रोक देना चाहिए। पर जॉन का कहना था कि उनका यही काम है और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। उधर वो दोनों अपनी कार को भगाए जा रहे थे। तभी सारा के फोन पर उसके डैड का कॉल आता है, पर जब उसने उसे पिक किया तो उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जो कि उनकी कार के रेडियो में भी सुनाई दे रही हैं। ये चीज दोनों को ही बहुत अजीब लगी। इतने में एक बार फिर से उनकी कार के नीचे कुछ आ जाता है, लेकिन इस बार ये रुकते नहीं हैं, बल्कि स्पीड को और तेज कर देते हैं। तभी उनके पीछे एक बार फिर से वही काली मस्टैंग लग जाती है, तो इन्होंने और तेज कर लिया स्पीड को। बस भागे जा रहे हैं ये दोनों। कुछ दूरी पर जाने पर इन्हें फिर वही कैफे दिखा, जिसके बाहर ये तीनों खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। जिस दौरान मार्क ने कहा कि उसे लगता है कि ये लोग बच जाएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने हिम्मत दिखाई है। पर जॉन को ऐसा नहीं लगता। खैर अचानक से सारा ने ब्रेक लगा दी, जिससे कि वो काली मस्टैंग आगे चली गई और इन्होंने कार को मोड़ दिया और फिर दूसरी साइड जाने लगे। कुछ समय के बाद जब पीछे देखा तो वहाँ वो कार नहीं थी। इसी बीच हेनरी गौर करता है कि जब से वो निकले हैं तब से एक ही टाइम हो रहा है, पर सच्चाई में तो वो कई घंटों से इस कार को ड्राइव कर रहे हैं। कहीं हम समय के लूप में तो नहीं
ही फंस गए हैं। पर दोनों के पास ही इसका कोई जवाब नहीं होता है। उन्हें बस अब किसी भी तरह करके इस जगह से बाहर जाना है। पर सारा को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा भी, क्योंकि पिछले 3 घंटे से एक ही सड़क पर गाड़ी को चला रहे हैं। हालांकि इस बार तो उनके रास्ते में ना ही कोई कैफे आया है और ना ही कोई काली कार, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक ही रोड पर है। पर हेनरी का कहना था कि वो सही है, बस उन्हें अब कार को मेंटेन स्पीड पर चलाते रहना होगा। इसलिए दोनों ही अब बारी बारी करके ड्राइविंग सीट को चेंज करते रहते हैं और चलते रहते हैं। पर फिर से कुछ घंटे के बाद सारा ने हेनरी को नींद से जगाया और कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो इस सड़क से हजारों दफा गुजर चुकी है। तब हेनरी ने नोटिस किया कि उनका फ्यूल टैंक भी एक ही जगह पर अटका हुआ है। उसे अब लगने लगा है कि जरूर ये कोई लूप है जो उन्हीं लोगों ने बनाया है, इसलिए हमें इसे तोड़ना होगा। पर यह सड़क पर रहकर नहीं टूटेगा, बल्कि हमें इस रेगिस्तान में उतरना पड़ेगा और पैदल ही आगे जाना होगा, तभी कुछ हल निकलेगा इस परेशानी का। पर सारा उसके इस आइडिया से खुश नहीं थी, क्योंकि इस गर्मी में वो ज्यादा देर नहीं चल पाएंगे। पर हेनरी उसे मना लेता है और वादा करता है कि वो उसे बचा लेगा, बस उसे उस पर भरोसा रखना होगा। इतना कहकर अब दोनों ही कार से उतर जाते हैं और पैदल ही आगे चलना शुरू कर देते हैं, जो अभी तक का इनका सबसे घटिया और वाहियात फैसला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में दिख जाएगा। कैफे में कैली मार्क से कहती है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। मुझे उन दोनों की नहीं, बल्कि सारा के पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र है, यानी कि सारा प्रेग्नेंट है। पर मार्क कहता है कि उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सारा और हेनरी बातें करते करते काफी दूर आ चुके थे। तभी अचानक उनके सामने एक पलटी हुई कार दिखी, जिस पर कुछ खून के निशान भी थे। जब ये उसके करीब गए तो इन्हें समझ में आ गया कि ये तो उन्हीं की कार है। ये देख हेनरी ने कहा कि हम इस लूप पर मर चुके हैं। ये सुनकर सारा फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। जो सब कुछ दूर खड़ा वही काले कपड़े वाला आदमी देख रहा था। हेनरी से देखा नहीं गया और वो गुस्से में जाकर उससे लड़ने लगा, पर उसने उसे ही घायल कर दिया। जो देख दोनों वापस उसी रास्ते पर भाग गए जहाँ से आए थे और जाकर अपनी सही सलामत वाली कार में बैठ गए। इस बार सारा ड्राइव करती है और तेज रफ्तार में भगाती है, पर अभी भी उनके पीछे वो कार लगी थी। एक बार फिर से उनके रास्ते में वही कैफे आता है, पर वो रुके नहीं। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो दोबारा आया और फिर तीसरी बार तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। जो देख सारा समझ गई कि ये लूप अब तेजी से छोटा होता जा रहा है। एक तरफ हेनरी की हालत अब खराब होती जा रही थी, उसे फौरन मेडिकल की जरूरत है, इसलिए इस बार वो उस कैफे में रुक जाती है। सारा हेनरी को फौरन अंदर ले गई और वहाँ खड़ी कैली से पूछने लगी कि जॉन कहाँ है, तो उसने बाहर की तरफ इशारा किया। वहाँ जॉन खड़ा उसी काली कार को देख रहा था। जब सारा उसके पास गई तो उसे उदास देख वो समझ गया कि अब समय आ गया है उसे सब कुछ सच बताने के ही। उसने कहा कि तुम लोगों का असल में एक्सीडेंट हो चुका है और अभी तुम वहीं लहूलुहान पड़े हो, और जो सारा मेरे सामने खड़ी है वो कोई और नहीं है। दरअसल ये जगह तुम्हारी और मेरी दुनिया के बीच में है, जहाँ पर उन लोगों का हिसाब किताब होता है जो ऐसे रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। हम लोग उनकी मदद करते हैं, उन्हें आखिरी बार उनकी पसंद का खाना खिलाते हैं और फिर एक अच्छी नींद के लिए जगह भी देते हैं। सारा ने पूछा कि क्या वो फिर काले कपड़े वाला हमें लेने के लिए आया है, तो उसने कहा कि हाँ, वो तुम लोगों की मदद के लिए ही आया है यहाँ पे। सारा का चेहरा उतर गया। जो देख जॉन ने बताया कि अभी तुम्हारे पास एक चांस है, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है और हेनरी भी जिंदा है। इतने में हेनरी को होश आ जाता है। जो कैली से पूछता है कि क्या वो मर चुका है, तो उसने कहा कि नहीं, पर हाँ, धीरे धीरे करके मर रहे हो। उधर जॉन सारा को बताता है कि हमारे ऊपर वो काले कपड़े वाला दबाव डाल रहा है, पर हमारे बीच सिर्फ तुम दोनों को ले जाने की बात हुई थी, ना कि तुम्हारे बच्चे की। वो अभी जिंदा है और अगर इस दुनिया में वो आया भी तो तुम्हारे बिना क्या करेगा, इसलिए तुम्हारे पास अभी एक और मौका है खुद और अपने पति को बचाने का। इतने में वहाँ पर मार्क आ जाता है, जो उससे सारा की कार की चाबियां मांगता है, जो कि जॉन उसके हाथ से छीन कर उसे दे देता है। फिर जॉन जाकर अपने बॉस से बात करता है और बताता है हमारे बीच सिर्फ उन दोनों की बात हुई थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा भी है और मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तब जॉन ने मार्क को इशारा किया, जो कार लेकर निकल गया। ये देख काले कपड़े वाला गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो भी मार्क के पीछे पड़ गया। पर अचानक से मार्क ने कार को घुमा दिया और उसकी तरफ तेजी से आने लगा। दोनों की टक्कर होना लाजमी थी, लेकिन मार्क को पता था कि अगर ये जिंदा रहा तो वो दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो पूरी स्पीड से कार को ठोकर मार देता है, जिससे कि वो काले कपड़े वाला मर जाता है और मार्क की भी मौत हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। असल में इस कहानी में ये दिखाया गया है कि सारा और हेनरी का पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से मरे नहीं थे। उनकी अंतिम सांसें चल रही थी, इसलिए उनकी आत्मा यहीं इसी लूप में आसपास ही भटक रही थी। लेकिन जब इन्हें पता चला कि सारा के पेट में बच्चा है, तो इन्होंने उसे जीने का एक मौका दिया और उस काले कपड़े वाले को ही मार दिया, यानी कि जो ले जाने वाला आया था वो नहीं रहा। और हाँ,